नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और कर्नाटक में धुआंधार प्रचार। कांग्रेस पर किए जोरदार हमले, कहा वायनाड में मुश्किल में है कांग्रेस। शहजादे जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही छोड़ेंगे वायनाड। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने ठोका अपनी जीत का दावा। प्रधानमंत्री ने कहा एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान, 4 जून को एनडीए बनाएगा इतिहास। वहीं विपक्षी दलों ने भी किया जीत का दावा। एनडीए गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार को दी धार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीलवाड़ा, कोटा और मथुरा में चुनावी रैलियां। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और नीतीश कुमार ने भी झोंकी ताकत। विपक्षी दलों ने भी अपने चुनाव प्रचार को दी रफ्तार। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा जनसभा। अमरोहा में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती और पुलवामा में उमर अब्दुल्ला ने किया प्रचार। चुनावी पारा चढ़ने के साथ ही विपक्षी इंडी गठबंधन में तकरार तेज। राहुल के आरोप पर केरल के सीएम पिनराई विजयन का पलटवार। प्रियंका गांधी ने कहा विजयन भाजपा के बजाय सिर्फ राहुल पर ही साधते हैं निशाना। प्रधानमंत्री का तंज, अलायंस के साथी ही दे रहे हैं एक दूसरे को गाली। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका। वरिष्ठ नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस की कार्यशैली को बताया फैसले की वजह। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। हुबली में छात्रा की हत्या के बाद कानून व्यवस्था के मामले पर घिरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। भाजपा ने बताया लव जिहाद का मामला। गृह मंत्री के घर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया पर लापरवाही का आरोप। सिद्धारमैया ने किया खारिज। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को सराहा। कहा नए कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा अभूतपूर्व बदलाव। हाई कोर्ट्स को पत्र लिखकर उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, परभड़ी और नांदेड़ में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर लोगों से उनका विश्वास मांगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जहां बुजुर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, तो वहीं युवाओं को मिलने वाले अवसरों का भी जिक्र किया। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भाजपा के प्रचार को धार दी। उन्होंने मध्यम वर्ग और गरीबों के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि देश में निवेश के अवसर बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने बेंगलुरु में पानी की किल्लत का भी जिक्र किया और शहर को टैंकर माफिया के हवाले करने का आरोप कांग्रेस के सिर मढ़ा। उन्होंने कहा कि वे एक तरफ जहां देश का विकास करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस मात्र उन्हें हटाने के अभियान में जुटी है। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे, तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े लाभार्थी SC, ST और OBC परिवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में SC, ST और OBC परिवारों को झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था।
पीएम ने कहा कि देश और दुनिया के सभी प्रमुख नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन नारी शक्ति के आशीर्वाद की वजह से उनकी रक्षा हुई है। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभणी में समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने सहित भविष्य की प्रगति का वादा किया। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से निरंतर विकास के लिए एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वाले को ही खत्म कर देती है। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। पीएम मोदी ने नांदेड़ की जनसभा में दावा किया कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र से नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से भी डर लग रहा है। वो अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद गांधी परिवार पहली बार खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहले चरण में बीजेपी और एनडीए के लिए एक तरफा मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र, खासकर विदर्भ के विकास में बाधा डाली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ धीरज कुमार, योगेश शीतल, अश्विनी मिश्र और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दूसरे और तीसरे चरण में देश के जिन हिस्सों में चुनाव होने हैं, वहां इन दिनों चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। चुनावी समर में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि भाजपा के दिग्गज नेता देश भर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। भाजपा के नेताओं ने विपक्षियों पर हमला बोला तो मोदी सरकार के काम के आधार पर लोगों से वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब बचे हुए चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में चुनाव प्रचार को धार दी। इसके अलावा उन्होंने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन समेत कांग्रेस पर हमला बोला। 1 और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए रोड शो करने के साथ जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मोदी की गारंटी पर देश के जन जन को विश्वास है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश के कई इलाकों में जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मोहन यादव मंदसौर से भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता की नामांकन रैली में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत के साथ कमल खिलेगा। राम तो हुए ही नहीं, यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे
जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रदेश में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। प्रदेश में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल की तुलना जंगल राज से की। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था, क्या हालत था। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्कूटी चलाकर एक चाय की दुकान पर गए लोगों से मुलाकात की। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीजेपी महिला मोर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 26/11 का हमला हुआ तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी अपने घर में दुबक कर बैठ गए, लेकिन पुलवामा उरी के बाद अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे सैनिकों ने की है मेरे भाई। उधर कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा करमजीत कौर चौधरी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देश को काफी आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पहले चरण के बाद अब आगे आने वाले चरणों के लिए विपक्ष के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जहां बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी केरल में मतदाताओं के बीच रही। दूसरे विपक्षी नेता भी अपने अपने क्षेत्र में पूरे प्राणपण से अपने मतदाताओं के बीच अपनी बात पहुंचाने में जुटे हुए हैं। क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दूसरे और अन्य चरणों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला को घर खर्च के लिए कांग्रेस की सरकार हर महीने 8,500 रुपए देगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि देश ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, Our country, India, gave us life. This country that is our motherland, this country that teaches us how to overcome anger with love, how to transform suffering into compassion, and how to pluck the stars of hope from the darkest of nights. जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में रोड शो किया। उन्होंने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस इलाके के साथ पुराने रिश्तों का जिक्र किया और वोट मांगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधा। मुफ्ती साहब से उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ। मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों के शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा किस तरह मेरा इस्तेकबाल करने आए हैं। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। जय जगन्नाथ। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची की घोषणा की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
YS शर्मिला ने कडप्पा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को अनकापल्ली में रोड शो किया। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं विपक्ष के गठबंधन ने जब से आकार लिया है तभी से आपसी तकरार मानो इसका अभिन्न हिस्सा हो गया है। लगा था कि चुनाव शुरू होने के साथ शायद इसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। CPM और TMC जैसे दल अब भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब यही दल एक दूसरे को भ्रष्ट तक बताने में लगे हुए हैं। क्या है ताजा स्थिति, देखिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए बना विपक्षी इंडी गठबंधन यूं तो कई राज्यों में चुनाव से पहले ही बिखर गया था, लेकिन कई राज्यों में अलग अलग मैदान में होने के बावजूद दूसरे कई राज्यों में ये साथ साथ थे। पश्चिम बंगाल में साथ मिलकर एक दूसरे के लिए वोट मांगने वाले वाम दल और कांग्रेस केरल में न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, बल्कि जिस स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं उससे सहयोगी होने का सारा भ्रम टूट गया है। वायनाड ने अपने खिलाफ LDF द्वारा एनी राजा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बिफरे राहुल गांधी CPM पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल यहीं नहीं रुकते, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विजयन से ईडी ने कई घंटे की पूछताछ की तो आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि विपक्ष से जुड़े 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। जोरदार पलटवार विजयन की तरफ से भी किया गया। विजयन ने कहा कि राहुल उन्हें जांच और जेल से धमकाने और डराने की कोशिश ना करें, उन्हें इसका पुराना अनुभव है। राहुल की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय उनके सहित अधिकतर वामपंथी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। Rahul Gandhi is the popular leader in Kerala and for India, and Congress and secular movement. Kerala, we are also very happy in the south zone of India. Welcome to the Rahul ji in the national nature. इंडी गठबंधन में मची तकरार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अलायंस के साथी एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उधर दिल्ली में इंडी गठबंधन को समर्थन करने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और CPM पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा रही हैं। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट भाजपा का ही समर्थन करते हैं। राहुल और पिनराई विजयन और ममता बनर्जी के बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन का पाखंड खुलकर सामने आ गया है। अलायंस में मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। वो अलायंस जमा नहीं है, नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह। अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस। इंडी गठबंधन में आपसी रस्साकशी और एक दूसरे पर तीखे वार से प्रधानमंत्री के उस बयान को बल मिलता है कि 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे का ही कपड़ा फाड़ेंगे। देखना यह होगा कि सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग यहीं थमती है या चुनावी पारा चढ़ने के साथ और तेज हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं देश में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी जगह जगह बैठकें करके युवाओं को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी भी जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ राजधानी की जनता को ठगने का काम किया है। इस विषय पर उनसे खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
देश चुनावी माहौल की गिरफ्त में है और धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। इस पर बात करेंगे भाजपा के प्रत्याशी रामवीर विदुड़ी जी से। सर, अभी आपने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल ने पूरी राजधानी को ठगा, क्या ये खास साक्ष्य है जो आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे? अरविंद केजरीवाल चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं। मैंने हाउस के अंदर कहा कि आप कहते हैं हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। भाई, आपने शिक्षा के लिए 2.5% बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन 14% रिजल्ट गिर गया। आज दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है, गेस्ट टीचर्स को आपने रेगुलाइज नहीं किया है, कोई नया स्कूल नहीं खोला, 76 स्कूल्स को आपने बंद कर दिया। आपने ये वायदा किया था कि हम दिल्ली में 25 कॉलेजेस खोलेंगे, आप एक कॉलेज खोल नहीं पाए। जो कॉलेजेस फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट है, आप टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हो। तो आज स्थिति दिल्ली के अंदर बहुत ख़राब हो गई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। मोदी जी ने 1650 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया जिससे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो पाती। दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। दिल्ली के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आज दिल्ली जल बोर्ड जो है 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड लगभग 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। आज दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तमाम आरोप लग रहे हैं जो गठबंधन के द्वारा लग रहे हैं और जो खुद उनकी पार्टी लगा रही है, ये सफिशिएंट है या बरगलाने की फिर से एक कोशिश है? पहले इन्होंने आरोप लगाया कि 25-25 करोड़ रुपया देकर हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत की कि इसकी जांच करिए। जब जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के घर पर गई तो मुख्यमंत्री घर से भाग गए। आतिशी के घर पर गई कि बताइए किसने आपको अप्रोच किया है, कौन भाजपा का कार्यकर्ता नेता आपको 25 करोड़ रुपया ऑफर कर रहा है। तो आतिशी घर छोड़कर भाग गई। ये शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भी की है, उन्होंने नोटिस भी इनको किया है। ये निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। जेल जो है वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है और जेल के ऊपर पूरा कंट्रोल दिल्ली की सरकार का है। यदि अरविंद केजरीवाल अपने घर से मंगाकर देसी घी का हलवा खाएगा, रसगुल्ले खाएगा, केला खाएगा और उसके बाद कहेगा मेरा शुगर टेस्ट करो, तो शुगर तो हाई आएगा ही आएगा। तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक राजमहल में रहते थे, अब जेल में रहना पड़ रहा है, तो उनको एक एक दिन जेल में काटना बड़ा भारी पड़ रहा है। तो जिस तरह से रामवीर विदुड़ी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को विदा करना पड़ेगा और इनकी सरकार आएगी तो ज़रूर दिल्ली को एक अच्छी यहाँ पर सरकार मिलेगी, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा और दिल्ली वासियों को उनकी वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिनकी उनको बरसों से दरकार है। कैमरा शाहिद के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विस्तृत विजन को आशीर्वाद दिया है। चुनाव 2 शक्तियों पर था। भाजपा ने 370 और 35A हटाकर टेररिज्म के युग को टूरिज्म के युग में बदला और आतंकवाद और भय से मुक्त विकास की ओर बढ़ता जम्मू कश्मीर को मजबूत किया, जबकि विपक्ष 370 का समर्थन कर रहा है, जबकि जनता ने भारी संख्या में मतदान कर मोदी के विजन पर विश्वास जताया। इस विषय में तरुण चुग से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग इस वक्त हमारे साथ हैं। तरुण जी, जिस तरह का वोटर परसेंटेज आया है फर्स्ट फेज के बाद, कैसे आप देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोग खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं। एक 370 और 35 से टूटने के बाद का ये चुनाव प्रमुख रूप से 2 शक्तियों के बीच में चुनाव है। एक जो 370 और 35A पर जम्मू कश्मीर को वापस ले जाना चाहते हैं, वापस यहां पर माहौल खराब करवाना चाहते हैं, यहां की शांति को नजर लगाना चाहते हैं, ग्रहण लगाना चाहते हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 370 और 35A से मुक्ति दिलाई है और उस मुक्ति के कारण आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना। एक समय टैग था टेररिज्म कैपिटल, उस टेररिज्म कैपिटल के टैग से अब टूरिज्म कैपिटल की यात्रा
हुई है और ये एक बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। ये नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर है जो खुलकर वोट भी करता है। ये धरती बायकाट करवाने वालों की धरती है और नेता यहाँ बायकाट के बल पर जीतते थे। आज यहाँ पर चुनाव लोगों के मत से आ रहा है, दिल से आ रहा है और हर एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। और नॉर्थ मुंबई से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि जगह जगह लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। ये जो मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी ने आज हर एक को छू लिया है। लहर तो गांव-गांव, घर-घर में देखने को मिलती है। लोगों के बीच में विश्वास कि अब हमारे देश की आस्था अस्मिता सुरक्षित है, अब इस देश का भविष्य सुरक्षित है, अब हर एक का कल्याण किया जाएगा। मोदी जी काम करके 2047 तक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के देश के संकल्प को पूरा करने निकले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यूपी के अमरोहा में साझा जनसभा की। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे। हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं। ये गठबंधन जो बना है, यहाँ एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है, इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, इंडिया गठबंधन ठगाठक 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 हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। और 4 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे कुमार सर्वेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह का निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और मुरादाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव में कहीं नजर नहीं आए और पूरी पार्टी ने उनका चुनाव लड़ा था। मौत से एक दिन पहले ही संसदीय सीट के लिए मुरादाबाद में मतदान हुआ था। उनका जन्म 23 दिसंबर 1952 को ठाकुरद्वारा से 4 बार विधायक और अमरोहा से 1 बार सांसद रहे राजा रामपाल सिंह के घर हुआ था। उन्होंने 26 मई 1983 को कुकरा एस्टेट की कुंवरानी साधना सिंह से शादी की। उनकी एक बेटी और एक बेटा है, कुंवर सुशांत सिंह। वो सोपारी एस्टेट के नाम मात्र के महाराजा हैं और उनके हल्दौर एस्टेट और अन्य बिजनौर की रियासतों के साथ मजबूत संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस गहरे शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और राजनीतिक दलों का फोकस दूसरे चरण पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन पहले चरण के मतदान में कुछ राज्यों में कम वोटिंग ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर चुनाव आयोग की। वहीं पहले चरण में सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मिशन 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद भले ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रही हों, लेकिन 2019 के चुनावों की तुलना में कुछ राज्यों में कम मतदान से उनकी चिंता जरूर बढ़ी होगी। सबसे ज्यादा चिंता चुनाव आयोग को होगी, जिसके लाख प्रयासों के बावजूद चुनाव दर चुनाव बढ़ता पोल परसेंटेज इन चुनावों के पहले चरण में उतार पर आ गया। चुनाव विश्लेषक इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं चुनाव आयोग का सारा जोर आने वाले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है। 2019 में इन 102 सीटों पर कुल 69.96% मतदान हुआ था, जबकि इस बार यह 68.40% रहा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 60.25%, बिहार की 4 सीटों पर 48.88%, राजस्थान की 12 सीटों पर 57.23%, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55.89%, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 62.74% और नागालैंड की 1 सीट पर 56.91% वोट डाले गए। वहीं त्रिपुरा की 1 सीट पर 81.62% के साथ सर्वाधिक वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 81.91% और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 69.46% वोटिंग उत्साहजनक रही। पहले चरण के मतदान को लेकर सभी दलों ने अपने अपने दावे किए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण ने ही एनडीए दलों की जीत के लिए माहौल बना दिया है। पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। वहीं एनडीए के दूसरे नेता भी इन सीटों पर अपनी पार्टियों की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की 4 सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पहले चरण की वोटिंग को अपने पक्ष में बताया। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों का फोकस जहां आगे आने वाले चरणों के लिए हो गया है, वहीं चुनाव आयोग का जोर अब इस बात पर हो गया है कि भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के क्या उपाय किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी चीज पर जोर दे रहे हैं तो वो है मोदी की गारंटी। अपने 10 साल के कामकाज को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया नेट न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि 2014 उम्मीद का कालखंड था जो 2019 में विश्वास में बदल गया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के पास गारंटी लेकर गया हूं। 2013 में जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी
लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था। 2014 में उम्मीद का वातावरण था। 2019 में ये एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं, तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव, और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है, और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। और वहीं प्रधानमंत्री ने राज्य की सरकारों द्वारा फ्रीबीज पर कहा कि कभी भी देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश के हर एक नागरिक को सशक्त बनाना है। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं। देखिए, मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है, और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई, जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। हम कम से कम उनको कम न आके। अब देखिए, कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे। मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना सरकार का दायित्व है। पहले गरीबी हटाओ के नारों 5 दशक तक सुने हैं। पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी का हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ही नहीं, पीड़ित लड़की के पिता भी इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, जबकि राज्य के सीएम सिद्धारमैया इससे इनकार कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। भाजपा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। शनिवार को बेंगलुरु में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हुबली हत्याकांड की पीड़िता पर की गई टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी। वो बार बार धमकी दे रहा था, लेकिन उनकी बेटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब ये जो सप्रेस करना, हशप करना, इनका एक नीति है। क्योंकि रामेश्वर बॉम्ब ब्लास्ट में इन लोगों ने क्या कहा था, सिलेंडर ब्लास्ट राइवलरी के कारण हुआ है, बिजनेस राइवलरी के कारण। और जो हनुमान चालीसा अपने दुकान में तो हनुमान चालीसा लगाया था, उनके ऊपर केस किया है।
टेररिस्ट को इन लोगों ने क्या कहा है, ब्रदर्स। कर्नाटका में पिछले कई महीनों से जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पिछले 24 से 36 घंटों में कर्नाटका में 12 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। वहाँ पर जिहादियों ने जिस प्रकार से कभी जय श्री राम बोलने वाले लोगों पर हमला किया है, कुछ तत्वों ने एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस पर हमला किया है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लव जिहाद के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। We don't want to support anyone. Law will take its own course mercilessly. We will do it. Whatever the issue is there, the law will take course. दरअसल 18 अप्रैल को हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा की फैयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए। बताया जा रहा है कि नेहा ने आरोपी फैयाज का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा के पिता ने बाकी बचे आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। केस जो है पूरा कठिन के हिसाब से होना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होना है इसके ऊपर। वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए उसके साथ, और ऐसे ही बरी नहीं होना है। उसको फांसी चढ़ाने तक हमारा डिमांड रहेगा। उधर एक कन्नड़ अभिनेत्री हर्षिका पुनच्चा ने दावा किया है कि उन्हें और उनके पति भुवन पुनच्चा को स्थानीय भाषा में बात करने की वजह से बेंगलुरु में प्रताड़ित किया गया है। हर्षिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि स्थानीय लोग बेंगलुरु में कितना सुरक्षित है, क्या हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले परिवार के साथ मस्जिद रोड पर कर्मा नाम के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गई थी। वापसी के समय कुछ लोगों ने अभद्र भाषा में बात करते हुए उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत के आवास पर उन्होंने मुलाकात की। हिरेमत की बेटी की उसके कॉलेज परिसर में हत्या कर दी गई थी। और वहीं फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख आज अयोध्या पहुंचे। उनके साथ पत्नी जेनेलिया डिसूजा और बेटा भी मौजूद रहे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और भगवान से परिवार के लिए प्रार्थना की। राम जन्मभूमि परिसर में रितेश देशमुख को देखकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद वे वापस लौट गए। पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह नागरिक केंद्रित और जीवंत लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से आयोजित सम्मेलन में सीजीआई ने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पुलिस, जजों व वकीलों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। Key provisions of the new criminal law would only produce a positive impact if these investments are made as soon as possible. Let us take the example of the timeline prescribed for the completion of trials and the pronouncement of judgments after the judgment is reserved. The BNSS provides that criminal trials must be completed in 3 years and that a judgment must be pronounced within 45 days of it being reserved. This stipulation is a breath of fresh air for addressing the issue of case pendency as well as the rights of the victim and the accused in a criminal case. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी पीड़ित को अनदेखा किया जाना था। बीएनएसएस में ट्रायल और फैसले के लिए टाइमलाइन तय होना एक सुखद बदलाव है। सीजीआई ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ खामियों की बात भी कही। उनका कहना है कि गंभीर और छोटे मोटे अपराधों को एक ही नजरिए से देखा जाता है। नए कानून से इसमें भी बदलाव किया गया है। Summary trial has been made mandatory for petty and less serious offences. The magisterial system has also been streamlined.
One of the problems of our criminal justice administration is that we treat the serious and the petty almost on the same footing. That has to change, which it has changed under the new laws. But the real challenge is about changing mindsets on our part to adapt to the new system. इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना पीएम मोदी ने की है, उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प भी शामिल है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उसमें गुलामी के अंशों से मुक्ति, ये दूसरा प्रण है हमारा। ये दूसरा प्रण है जी हमारा। गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हट रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और जब 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू होंगे तो भारत का ये समय और अनमोल बनने वाला है। कानून मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के लाए कानून दंड देने के लिए थे, मोदी जी न्याय के लिए कानून लाए हैं। उनको हमें दंड देना था और नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, दोनों में फर्क है। उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी? 5 और 5 से ज्यादा आदमी ज्यादा इकट्ठे होंगे तो ये हो जाएगा धारा 145, 144, 145। बोला आदमियों के इकट्ठे होने से उनको डर था, और आदमियों पे अपराध हो जाए तो कहां ले गए? 376 पीछे ले गए, हम आगे लाए। ध्यान रखना ये फर्क है। उनके लिए नारी का सम्मान बहुत पीछे ले गए 376 में, और हम आगे लाए। ये भारतीय भाव की धारा है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। 1 जुलाई से होने जा रहे इन कानूनों में राजद्रोह जैसी धारा को खत्म किया गया है और महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध को लेकर कानून सख्त किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार करने और मुकदमों के तय समय में निपटारे को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगल की आग की रोकथाम के संबंध में सीएम कैंप कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में आग की रोकथाम करने के लिए दिशा निर्देश दिए और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएफओ के स्तर पर बैठकें शुरू करने की बात कही। आग 24 घंटे से अधिक समय तक ना फैले, इसकी जिम्मेदारी डीएफओ की होगी और वे सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। ये गर्मी का समय आता है। इस समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और अनेक जगह का वनाग्नि की घटनाएं होती हैं और जगह जगह पर आग लगती है। डीएफओ हैं, उनके स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हों, इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। विशेषकर से प्रभागी वनाधिकारी जो डीएफओ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 24 घंटे से अधिक तक आग कंटिन्यू हो न हो। सब विभागों के साथ मिलकर एक समन्वय करें, जागरूकता का अभियान चलाएं, जनता को भी इससे जोड़ें। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी डिरेल हो गई। पटरी से मालगाड़ी के 4 डिब्बे नीचे उतर गए। अंबेडकर नगर जनपद के टांडा रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी बाराबंकी जा रही थी। मालगाड़ी के डिरेल होने से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वाराणसी रूट पूर्ण रूप से बाधित हो गया। रनिंग स्थिति के ट्रेनें जहां तनहा रोक दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और रविवार को महावीर जयंती है। जैन धर्मावलंबी त्याग, तपस्या और मानव कल्याण के प्रतीक भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं। जैन धर्म के सबसे खास त्योहारों में महावीर जयंती का खास महत्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में शामिल होंगे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव को जैन अनुयायी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन धर्म का समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। वहीं इस दिन भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। इसके साथ ही देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भगवान महावीर पर आधारित नाटिकाएं भी आयोजित की जाती हैं, जो आने वाली पीढ़ी को भगवान महावीर के संदेश देते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थीं और बचपन में उनका नाम वर्धमान था। जैन धर्म में तीर्थंकर का अभिप्राय उन 24 दिव्य महापुरुषों से है, जिन्होंने अपनी तपस्या से आत्मज्ञान को प्राप्त किया और अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की। भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महामहोत्सव जैन समाज के लिए नहीं अपितु हर धर्म के लिए ये संदेश देता है, जियो और जीने दो, जीव हिंसा मत करो। हर चीज़ का भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए अगर रास्ते पे हम चलते तो शायद आज हमारे देश में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। आज हम सब भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर चलकर देश को ही नहीं, भारत को ही नहीं, पूरे विदेशों तक भगवान महावीर स्वामी की पताका को फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महावीर जयंती के मौके पर रविवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव भगवान महावीर स्वामी जन कल्याण समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह को लेकर पूरे जैन समाज में उत्साह है। देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली पहुँच रहे हैं। भगवान महावीर के सत्य अहिंसा के संदेश दुनिया को करुणामय और निस्वार्थ सादगीपूर्ण जीवन की प्रेरणा देते हैं। गिरीश निशाना, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला कांग्रेस नेता के एक वीडियो से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के मतदाताओं से उनके भाई डीके सुरेश को वोट देने की अपील करते समय अपने भाषण में एमसीसी का उल्लंघन किया था। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस और सेना को संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। संयुक्त अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। मौके पर हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में बरामद किया गया। भारतीय नौसेना ने एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आकलन करना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए उन्हें शराब घोटाला मामले में मास्टरमाइंड बताया। जम्मू कश्मीर कैफेटेरिया मेहद क्षेत्र में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इस रास्ते से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे इस हाईवे पर अपना रूट ना करें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। केरल के त्रिशूर शहर में हजारों लोग प्रतिष्ठित त्योहार त्रिशूर पूरम में शामिल हुए। इसे प्रसिद्ध वड़क्कुनाथन मंदिर के विशाल मैदान में पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस वार्षिक उत्सव को आमतौर पर राज्य में सभी मंदिर त्योहारों की जननी के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।